हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई होप कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देख लिया। लास्ट वीडियो में हमने इशू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने कहाँ तक इशू ऑफ शेयर चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि आप ये बताओ कि अथोराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप लोगों को मीनिंग मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, फिर भी दोबारा हम कर लेते हैं। जो अथोराइज्ड कैपिटल होती है, ये क्या होती है, पूरी कंपनी की अधिक से अधिक राशि होती है। मतलब पूरी कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इससे अधिक राशि के शेयर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, वो होती है अथोराइज्ड कैपिटल। मतलब वो 10 लाख भी हो सकती है, 20 लाख भी हो सकती है। हर कंपनी की अलग अलग होती है। और कंपनी को अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जब वो कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें उसको अपना मतलब उस अथोराइज्ड कैपिटल को लिखना होता है, बताना होता है। ठीक है, और इशूड कैपिटल क्या होती है, यह है जो अथोराइज्ड कैपिटल होती है उसका वो भाग होता है जिसके लिए क्या करती है कंपनी, जनता से क्या करती है, एप्लीकेशन क्या करती है, इनवाइट करती है कि हम जनता को इतने शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि 20 लाख रुपए की अथोराइज्ड कैपिटल होगी और उसमें से उसने 5 लाख की कैपिटल 5 लाख के शेयर इशू किए हैं, तो उसकी इशूड कैपिटल कितनी हुई, 5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद इसकी नीड देख लेते हैं, मतलब आवश्यकता क्या होती है। जो अथोराइज्ड कैपिटल होती है, अधिकृत पूंजी होती है, उसे वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बाद ही निर्धारित किया जाता है। मतलब इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है, फ्यूचर की और प्रेजेंट की नीड्स को देख के डिसाइड किया जाता है। और जो इशूड कैपिटल होती है, इसे केवल जो प्रेजेंट की नीड्स हैं उसको देखकर ही क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और उसको कहाँ दिखाया जाता है, अथोराइज्ड कैपिटल को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाना अनिवार्य होता है, और इशूड कैपिटल को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में निर्धारित करना या दिखाना अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, जरूरी नहीं होता। और विपरीतता देख लेते हैं, जो अथोराइज्ड कैपिटल होती है वो निर्गमित पूंजी से अधिक अधिक होती है। ठीक है, इशूड कैपिटल से वो अधिक होती है, और जो इशूड कैपिटल होती है वो अथोराइज्ड कैपिटल से अधिक नहीं हो सकती। तो ये डिफरेंस एक छोटा सा है, एज ए पॉइंट आपके 2 मार्क्स में आ सकता है, अगर आए तो। वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को इनका मीनिंग क्लियर हो जाए, इसलिए इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जो बिजनेस हमारा, मतलब जो कंपनी होती है, जो उसकी सामान्य क्रियाएं होती हैं, मतलब कि जो मतलब कि जो उनका डेली का काम होता है उससे अलग अगर कंपनी कहीं और से कोई इनकम कमाई या और उसको अगर वो रिजर्व करती है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, कैपिटल रिजर्व कहलाएगी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पूंजीगत संचय व्यवसाय की सामान्य क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। मान लो कि सामान्य क्रियाएं मतलब कि जैसे जिसके लिए वो बिजनेस स्टैब्लिश है, मतलब सेल परचेज, मान लो कि कोई किसी का सेल परचेज का काम है, तो उस सेल परचेज के अलावा अगर उन्होंने कहीं और से कोई इनकम ली है उस कंपनी ने, मतलब कि कोई एसेट्स बेची हो या कुछ और किया हो, उससे अगर उसको कोई इनकम आई है, ठीक है, तो उसको उसको अगर वो रिजर्व करे, मतलब संचित करे, तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगी। और कैपिटल रिजर्व को लाभांश के रूप में नहीं बांटा जाता। ठीक है, इसके आप सोर्सेज आप आगे देख लो। क्या होता है कि अगर उन्होंने डिबेंचर या शेयर कंपनी ने प्रीमियम पर इशू किया, मान लो कि 10 रुपये का शेयर था और उन्होंने 12 रुपये में इशू किया, तो 2 रुपये उनका क्या हो गया, प्रीमियम हो गया, वो लाभ हो गया उनका, तो वो कैपिटल रिजर्व होएगा। ठीक है, स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर अगर कोई एसेट्स है, उन्होंने ज़्यादा मतलब प्रॉफिट पे बेची है, कम पे खरीदी थी, ज़्यादा में बेची थी, तो उसका जो बीच का डिफरेंस हुआ वो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, पुनर्मूल्यांकन मतलब कि जब वो रिवैल्यूएशन करती है, मतलब कि पहले जैसे क्या करती है, प्रत्येक कंपनी क्या होती है, अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करती है कि पहले कितना उसका प्राइस है और अब कितना है। तो अगर पहले से प्राइस अब एसेट्स का बढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, कैपिटल रिजर्व हो जाता है। ठीक है, अंशों को जब्त करने, मान लो कि किसी ने मतलब इस शेयर पे आपने पूरे पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो कंपनी क्या कर सकती है, उसको जब्त कर लेती है, मतलब फोर्फीचर कर लेती है और उसको दोबारा इशू कर देती है। तो वो जब्त किए हुए पैसे, मान लो किसी इंसान ने क्या 10 रुपये में से केवल 5 रुपये दिए, तो बाकी के 5 रुपये नहीं दिए, ठीक है, तो वो 5 रुपये को वो क्या कर लेगी, कंपनी जब्त कर लेगी और दोबारा इशू कर देगी शेयर को। तो वो 5 रुपये उसके पास क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, तो वो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा उनका। ठीक है, कंपनी द्वारा समामिलन से पूर्व कमाए गए लाभ, ठीक है, क्या करती है, समामिलन से पहले, मतलब कंपनी को स्थापित करने से पहले अगर कंपनी ने कोई लाभ कमाया है, तो वो भी उसका कैपिटल रिजर्व ही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, ये आप पढ़ लेना, ईजी है। उसके बाद क्या कहलाता है ये कि आरक्षित पूंजी और पूंजीगत संचय में अंतर बताओ। ये इम्पोर्टेंट आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं।
ठीक है। तो आरक्षित पूंजी मीन्स रिजर्व कैपिटल और रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल आप लोगों ने पहले पिछली वीडियो में पढ़ा होगा। क्या होता है रिजर्व कैपिटल? नए मांगी गई पूंजी का वह भाग होता है, मतलब कि जो मान लो कि 10 रुपये का शेयर था और उन्होंने केवल 8 रुपये मंगवाए हैं और 2 रुपये नहीं मंगवाए, तो वो 2 रुपये क्या होता है? रिजर्व कैपिटल होती है। तो इसमें लिखा हुआ नया मांगी गई पूंजी का वह भाग होता है जो कंपनी के मांगने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है, मतलब कंपनी के समापन के समय में मांगने के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? रिजर्व कैपिटल। और पूंजीगत संचय कैपिटल रिजर्व क्या होता है? यह वह संचय होता है जो पूंजीगत लाभ में से संचित किया जाता है। आप लोगों ने अभी अभी पीछे पढ़ा ही है। ठीक है, उसके बाद है इसको क्यों बनाया जाता है? यह नए मांगी गई पूंजी से बनाया जाता है कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। और यह किस में से बनाया जाता है? यह वह संचय जो पूंजीगत लाभ में से बनाया जाता है। ठीक है, इसके मीनिंग में आ जाएगा ये, इसमें इसके मीनिंग में आप ये भी लिख सकते हैं कि यह वह संचय होता है जो पूंजीगत लाभ में से बनाया जाता है या सामान्य क्रियाओं के अतिरिक्त किए गए काम में से कमाया जाता है। आप इसमें ये लिख सकते हैं कि यह वह संचय होता है जो सामान्य क्रियाओं के अतिरिक्त किए गए काम में से कमाया जाता है। ठीक है, और इसमें ये आ जाएगा कि पूंजीगत लाभ में से बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है इसका क्या होता है? प्रस्ताव। इसके लिए विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है रिजर्व कैपिटल के लिए, क्योंकि मतलब अगर उनको रिजर्व कैपिटल बनाना है तो उसके लिए उन्हें पहले क्या करना पड़ेगा? प्रस्ताव देना पड़ेगा। और जो कैपिटल रिजर्व होता है इसके लिए किसी विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है समय। इसका प्रयोग कंपनी के समापन के समय ही किया जाता है। जो रिजर्व कैपिटल होती है कंपनी की एंडिंग के लिए बनाया जाता है कि अगर कंपनी की एंडिंग में कुछ जरूरत पड़ जाए तब उसके लिए बनाया जाता है, और इसका प्रयोग भी कंपनी के समापन के समय ही किया जाएगा। और इसका प्रयोग कंपनी के समय के काल के दौरान कभी भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है इसको कहाँ पर दिखाया जाता है? इसे कंपनी के स्थिति विवरण में प्रकट नहीं किया जाता, और इसे कंपनी के स्थिति विवरण में प्रकट किया जाता। आप आगे पढ़ोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या कितने पॉइंट किया हमने? इसमें 5 पॉइंट किया। एक मीनिंग ही था आप लोगों का। इसकी रचना, इसको पूंजी में से मांगी की पूंजी से बनाया जाता है और इसको पूंजी के लाभों में से बनाया जाता है। इसके लिए प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, इसके लिए प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। इसका प्रयोग कंपनी के समापन के समय किया जाता है, इसका प्रयोग कभी भी किया जा सकता है। इसे कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, नहीं दिखाया जाता, और इसे कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाया जाता है रिजर्व कैपिटल रिजर्व को, सॉरी। ठीक है, उसके बाद क्या बताया इसने? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। जो हमने अभी तक पढ़ा है शेयर कैपिटल को हम बैलेंस शीट के अंदर कैसे दिखाएंगे। तो इसमें प्रोफॉर्मा दिया है इन्होंने, किसके अनुसार? बैलेंस शीट के कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के प्रथम भाग में दिए गए प्रारूप तथा व्याख्या के अनुसार तैयार करना पड़ता है। ठीक है, हमें बैलेंस शीट कैसे, आप लोग अगर बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा के लिए आज के बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा तैयार करो तो ऊपर आप पहले ये लिखोगे कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कितने के अनुसार 3 के प्रथम भाग में दिए गए प्रारूप के अनुसार बैलेंस शीट बनाई जाती है, और इसके क्या है? प्रोफॉर्मा ऐसे है। ठीक है, प्रोफॉर्मा देख लेते हैं हम। तो प्रोफॉर्मा देख लेते हैं। सबसे पहले शेड्यूल 13 और कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे लिखोगे आप। नीचे लिखोगे फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एज ऑफ, मतलब जिस भी ईयर किया, जैसे मान लो 14-15 किया तो 14-15 लिखोगे। जो भी ईयर आपका चल रहा है तो उसको लिखोगे 14-15 या 19-20। ठीक है, जो भी ईयर की आप बैलेंस शीट बना रहे हो वो लिखोगे एज इट इज। ठीक है, उसके बाद आप लोग बनाओगे सबसे पहले हेडिंग क्या होती है बैलेंस शीट के अंदर? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर ही हम शेयर कैपिटल को दिखाते हैं। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर एक सब हेडिंग क्या होती है? शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड एक सब हेडिंग होती है, और इस शेयर होल्डर फंड के आगे भी 3 सब हेडिंग होती है। एक शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, और थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, ये सब आप लोगों को आगे आगे जैसे जैसे आप समझते जाओगे ऐसे ऐसे आपको क्लियर होता चला जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इसका परफॉर्मा आपको एज इट इज याद करना है। ठीक है, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी आप लिखते हो। ठीक है, उसके अंदर सब हेडिंग क्या बनाओगे? शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के आगे सब हेडिंग क्या बनाओगे? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, आगे आप एक ठीक है, जो आप नेक्स्ट कॉलम बनाओगे वो नोट नंबर का बनाओगे। ठीक है, जिसमें आप वर्किंग नोट बनाते हैं उसका वो लिखोगे कि इसमें जैसे शेयर कैपिटल है वो कौन से वर्किंग नोट में आपने बनाई है। ठीक है, जो उससे नेक्स्ट कॉलम है करंट ईयर का, और उससे नेक्स्ट कॉलम क्या है? प्रीवियस ईयर का। ठीक है,
जैसे जैसे आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप क्या कर लो, इस परफॉर्मे को एज इट इज़ याद कर लो, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने क्या किया था, शेयर कैपिटल लिखा था शेयर होल्डर फंड के, तो अभी आपको क्या दिखाना है, शेयर कैपिटल ही दिखानी है ना बैलेंस शीट के अंदर। तो शेयर कैपिटल के लिए हम नीचे वर्किंग नोट बना रहे हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल में हमें क्या क्या लिखना है वर्किंग नोट के अंदर, वर्किंग नोट में भी आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अथोराइज्ड कैपिटल, मतलब अथोराइज्ड कैपिटल कितने की थी वो आप लोगों को क्वेश्चन में दे के रखेंगे वो, कि मतलब 20,000 शेयर हैं और 10 रुपये का एक है, ये इतने इक्विटी शेयर हैं, इतने प्रेफरेंस शेयर हैं, वो आप लोगों को क्वेश्चन में वो लोग दे के रखेंगे, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इशूड कैपिटल, वो भी आपको क्वेश्चन में दे के रखेंगे कि कितनी इशूड कैपिटल है आप लोगों की, ठीक है। इक्विटी शेयर कितने के हैं और कितने इक्विटी शेयर हैं और कितने रुपए के हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर हैं और कितने रुपए के हैं, ठीक है। उसके बाद है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल भी आप लोगों को वो क्वेश्चन में दे के रखेंगे, मतलब कि सब्सक्राइब्ड की जनता से कितने के लिए उन जनता ने आवेदन किया है वो होती है सब्सक्राइब कैपिटल, कितने लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है, वो होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है। वो भी आप लोगों को क्वेश्चन में मिल जाएगी। मान लो कि कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए थे और कंपनी को केवल 18,000 के लिए वो मिली है, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। तो यहाँ लिखोगे 18,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच और इतने प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है। और ये फुली पेड अप के लिए होती है, ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के लिए। और जो सब्सक्राइब्ड होते हैं बट नॉट फुली पेड अप होते हैं, ठीक है, आधों के लिए तो पूरे पैसे मिल जाते हैं, आधों में उनको पूरे पैसे नहीं मिलते, ठीक है। जिनमें उन्हें पूरे पैसे नहीं मिलते वो हम इस हेडिंग के अंदर दिखाएंगे, इक्विटी शेयर ऑफ ₹, इतने ईच रुपीज़ इतने, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना तब आपको लोगों को क्लियर हो जाएगा, इस बात की टेंशन ना लोगों की क्या होगा कैसे होगा। अभी के लिए आप केवल परफॉर्मा कर रहे हैं तो परफॉर्मा ये ऐसे याद कर लो, ठीक है। उसमें से जब जो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल होती है उसमें से आप कॉल इन एरियर्स माइनस करोगे, कॉल इन एरियर्स माइनस करोगे, वो भी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा क्या होती है। और उसमें क्या ऐड कर दोगे, शेयर अकाउंट फॉरफिटेड, मतलब कि जो शेयर फॉरफिटेड हो जाते हैं, मतलब कि जिनके लिए कोई पूरे पैसे नहीं दे पाया और कंपनी उनको फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है, तो वो यहाँ पर हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जो इस अमाउंट टू बी सोन इन दी बैलेंस शीट, जो यहाँ की पूरी टोटल अमाउंट आएगी वो हम क्या कहाँ दिखाएंगे, यहाँ बैलेंस शीट में दिखाएंगे शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है। और यहाँ जैसे नोट नंबर लिखा हुआ है ना 1, जैसे शेयर कैपिटल के लिए एक नंबर 1 वर्किंग नोट बना दिया, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए सेकंड वर्किंग नोट बना दिया, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट शेयर कैपिटल के लिए क्या वर्किंग नोट है 1, और इसमें क्या बैलेंस है वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ उन्होंने, मैक्सिमम लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इन्होंने क्या कहा है कि एक मैक्सिमम लिमिटेड थी वो रजिस्टर हुई है विद अथोराइज्ड कैपिटल, जिसकी अथोराइज्ड कैपिटल कितनी थी 20 लाख, और जो कितनी शेयर में डिवाइडेड थी 2 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइडेड थी, 10 रुपये का हर एक शेयर था, ठीक है। दी कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो कंपनी ने कितनी इशू किए 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी 20 लाख होगी, और इशूड कैपिटल कितनी होगी, इशू कितनी किया उसने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया, तो इशूड कैपिटल कितनी होगी 1 लाख मल्टीप्लाई 10 लाख की होगी, ठीक है, इशूड कैपिटल। उसके बाद दी पब्लिक अप्लाइड फॉर 95,000 शेयर, तो पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया 95,000 शेयर के लिए, ये क्या होगी सब्सक्राइब कैपिटल 95,000 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, की सारी मनी 95,000 शेयर पे उन्होंने दे दिया, तो ये क्या होगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल होगी, क्या होगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है। 95,000 शेयर के लिए पूरी पूरी मनी उन्होंने दे दी, तो 95,000 मल्टीप्लाई 10 तो 95 लाख। सो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो इन्होंने कहा क्या कहा है कि शेयर कैपिटल को हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे ये आप बताओ, और आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट, और नोट्स भी दिखाओ, ठीक है। उसके बाद तो आगे कर लेते हैं हम, देखो हमने परफॉर्मा क्या किया था, शेड्यूल, जैसे सबसे ऊपर कंपनी का नाम मैक्सिमम लिमिटेड, शेड्यूल भी लिखना पड़ेगा आपको, शेड्यूल 13 कंपनी एक्ट एज, वैसे लिखो या ना लिखो, पर अगर आप लिख दोगे तो
उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो सबसे ऊपर कंपनी का नेम, मैक्सिमम लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट कब कितने कौन से साल किया, एज एट, अगर उन्होंने ईयर दिया हुआ है कि इस साल के तो आप लिख दो, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसे छोड़ सकते हो एज एट, ठीक है। उसके बाद प्रोफोर्मा हमने क्या किया था, सबसे पहले हेडिंग क्या थी, सबसे पहला कॉलम ऐसे क्या था, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का, उससे नेक्स्ट कॉलम नोट्स नंबर का, उससे नेक्स्ट कॉलम करंट ईयर अमाउंट का, और उससे नेक्स्ट कॉलम प्रीवियस ईयर अमाउंट का, ठीक है। पर्टिकुलर में हमने फर्स्ट हेडिंग क्या बनाया था, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के आगे सब हेडिंग क्या बनाया था, शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर दूसरा हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए तो इसमें कुछ नहीं कहा, तो इसलिए हम केवल शेयर होल्डर फंड का ही एक सब हेडिंग बनाएंगे, और शेयर होल्डर फंड के आगे दूसरा सब हेडिंग क्या बनाएंगे, शेयर कैपिटल का, सॉरी शेयर होल्डर फंड के अंदर बनाए थे हमने 3 सब हेडिंग, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर एंड रेंट्स। तो उनके लिए तो हमें कुछ दिया नहीं है, बस शेयर कैपिटल के लिए दिया हो, तो शेयर होल्डर फंड के आगे हम शेयर कैपिटल बनाएंगे और उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। वर्किंग नोट में हम लिख लेते हैं शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल आप लोगों को बता दिया है कितने की है, 20 लाख की। इशूड कैपिटल भी आप लोगों को पता ही है, 1 लाख शेयर थे, 10 रुपये का एक था, तो इशूड कैपिटल कितने की होगी, 10 लाख की, ठीक है। इशूड कैपिटल कितने की होगी, 10 लाख की। और सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल कितने की, 95,000 शेयर इशू किए थे उसने, और 10 रुपये का हर एक था, तो 99,50,000 के क्या होगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल होगी, ठीक है। तो बैलेंस में हम क्या लिखेंगे, 9,50,000 हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे 9। देखो अथोराइज्ड कैपिटल और जो इशूड कैपिटल होती है वो आप लोगों को बैलेंस शीट में, वो आप लोगों को वर्किंग नोट में तो दिखाओगे, पर आप लोगों को वो बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो वो वहीं के वहीं आप क्या करते चले जाओगे, इसको ऐसे बंद करते चले जाओगे, ठीक है। और जो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में जो लेस और माइनस होते हैं, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जो लास्ट में बचता है, ठीक है, उसका बैलेंस ही आप कहाँ पे लिखोगे, बैलेंस शीट में लिखोगे, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे करते जाओगे आपको और क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स नीचे कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। तो थैंक यू सो मच फॉर टू वॉच।